हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज की वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है और आज जो वीडियो है उसका थर्ड पार्ट में कराने जा रही हूँ, बिजनेस सर्विसेज चैप्टर फॉर क्लास 11th स्टूडेंट्स। और हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? हमारा बिजनेस स्टडीज। आज बिजनेस स्टडीज की हम पार्ट थर्ड बिजनेस सर्विसेज चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4 से करने जा रहे हैं। होपफुली आपने 2 पार्ट और अच्छे से कर लिए होंगे, उसके नोट्स भी बना लिए होंगे और उसको अच्छे से लर्न भी कर लिया होगा। तो आज जिन बच्चों ने दोनों पार्ट कर लिए हैं, आज पार्ट थर्ड स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कुछ केस स्टडी करेंगे। आज मैं आपको एक केस स्टडी करवाऊंगी, ठीक है? आरटीजीएस पे है, तो आपने अच्छे से, अगर आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो आप फौरन इसको कर लेंगे। एक बार खुद भी करके देखिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिस्टर अनमोल, ध्यान से देखिएगा बेटा। मिस्टर अनमोल हैज अ करंट अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मिस्टर अनमोल का करंट अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। ही इज हैविंग मेनी ट्रांजेक्शंस ऑफ फंड्स ट्रांसफर एवरी डे। अब बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन उसकी बैंक में होती है, फंड ट्रांसफर करने की की पूरी ट्रांजेक्शन एवरीडे बहुत सारी होती है। वन डे ही आस्क्ड बैंक मैनेजर टू ट्रांसफर 7,50,000 to a client in Mumbai immediately. The bank manager replied to transfer the fund immediately. Minimum amount is कितना है? याद रखिएगा, मिनिमम अमाउंट बैंक मैनेजर ने कितना बनाया जो ट्रांसफर कर सकते हैं, वो है 2 लाख रुपीज। और अगर आपने आरटीजीएस पढ़ा होगा तो उसके अंदर मिनिमम अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, वो कितना होता है? 2 लाख रुपीज। तो आइडेंटिफाई द कंसेप्ट डिस्कस्ड इन द अबव केस और एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ दैट कंसेप्ट। तो ऑब्वियसली जिसने ये कंसेप्ट पढ़ा है इसको देख के ही पता चल जाएगा क्या चीज है आरटीजीएस, जिसका मिनिमम अमाउंट कितना होता है बेटा जी? 2 लाख रुपीज ट्रांसफर करने का। फीचर्स क्या हो जाएगा? दिस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको कंट्रोल करता है। देयर इज नो फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी। इसके अंदर पर्सन टू पर्सन हम मनी को एक्सचेंज नहीं कर सकते, ठीक है बेटा? द आरबीआई मेक्स एडजस्टमेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट ऑफ बोथ द बैंक्स। आरबीआई क्या चीज करता है? इलेक्ट्रॉनिकली एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर कर देगा बैंक अकाउंट में। द पेमेंट इज टेकन एज फाइनल एंड इरिवोकेबल। अब पेमेंट क्या चीज हो जाएगी? फाइनली दूसरे बैंक में पहुंचा दी जाएगी, जिसका भी अकाउंट होगा वो, ठीक है? अब वंस पेमेंट इज टेकन एज फाइनल होगी वो और रिवोकेबल, ठीक है बेटा? नेक्स्ट है आपका इंश्योरेंस सर्विस। अब देखिए बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके एग्जाम में आता भी है, जरूर पूछा जाता है स्कूल्स के अंदर, इंश्योरेंस सर्विस क्या होता है। अब इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस सर्विस से पहले हम पढ़ेंगे इंश्योरेंस क्या होता है बेटा। देखिए बेटा, इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किन किन के बीच में? इंश्योरर और इंश्योर्ड। इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट इन विच इंश्योरर एग्रीज टू मेक गुड्स द लॉस ऑफ इंश्योर्ड। अच्छा, आप कहेंगे मैम इंश्योरर और इंश्योर्ड क्या होता है? सबसे पहले आप इंश्योरर और इंश्योर्ड ही जान ले क्या होता है। इंश्योरर क्या होता है? इज द इंडिविजुअल और फर्म नोन एज इंश्योरेंस कंपनी। याद रखिएगा, इंश्योरर एक ऐसा इंडिविजुअल और फर्म है जो कहलाया जाता है इंश्योरेंस कंपनी, विच एग्रीज टू कंपनसेट द लॉस ऑफ इंश्योर्ड। जिसका लॉस हुआ है वो ये कंपनी उसके लॉस के कंपनसेट करेगी अमाउंट, वो क्या कहलाया जाएगा? इंश्योरर। इंश्योरर एक ऐसा इंडिविजुअल, ऐसी फर्म है जो कहलाई जाती है इंश्योरेंस कंपनी, विच एग्रीज टू कंपनसेट लॉस किसका हुआ है? इंश्योर्ड का। अब इंश्योर्ड क्या है बेटा? ऐसा इंडिविजुअल और फर्म हु गेट्स कंपनसेशन, जिसको कंपनसेशन दिया जाएगा ऑफ लॉस, जिसका लॉस हुआ है। इंश्योर्ड पेज रेगुलर अमाउंट ऑफ प्रीमियम। अब इंश्योर्ड को क्या मिलेगा? रेगुलर अमाउंट ऑफ प्रीमियम। जितना भी लॉस हुआ है उसका उसको पैसा मिल जाएगा। इंश्योरर एक ऐसी इंडिविजुअल और फर्म है, याद रखिएगा, इंश्योरर एक ऐसी इंडिविजुअल और फर्म है जो कहलाई जाती है इंश्योरेंस कंपनी, जो which agrees to compensate, वो क्या करेगी? जो क्या पे करेगी? लॉस ऑफ इंश्योर्ड। अब इंश्योर्ड कौन है? इंश्योर्ड ऐसा एक इंडिविजुअल और फर्म है जिसका लॉस हुआ है और इंश्योर्ड यानी इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? रेगुलरली पे कर देगी जो भी लॉस हुआ है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम। अब हैपनिंग ऑफ द इवेंट सारा समझा रही हूँ, फिर आपको डेफिनेशन बताऊंगी। हैपनिंग ऑफ द इवेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिसी और द काइंड ऑफ लॉसेस कवर्ड अंडर दी पॉलिसी। बेटा बहुत ध्यान से सुनना, हैपनिंग ऑफ द इवेंट का मतलब ये है, ये ऐसा मैटर ऑफ पॉलिसी है और काइंड ऑफ लॉसेस है कवर्ड अंडर दी पॉलिसी। जो लॉसेस इस पॉलिसी के अंडर कवर करे जाएंगे वो इस पॉलिसी के दौरान बता दिए जाएंगे कि जो जो लॉस हुआ है, तो फाइनली
ठीक है बेटा, इंश्योर्ड को क्या क्या कंपनसेशन मिल जाएगा। जैसे इन फायर इंश्योरेंस, अगर किसी ने फायर इंश्योरेंस कराया हुआ है, द लॉस इज कंपनसेटेड ओनली इफ इट इज ड्यू टू फायर। अब फायर इंश्योरेंस अगर करवाया हुआ है तो उसको कंपनसेशन तभी मिलेगा इंश्योर्ड को जब क्या चीज हो, नुकसान किसकी वजह से हो बेटा, ड्यू टू दी फायर, याद रखिएगा। अब प्रीमियम क्या होता है, हमने एक टर्म पढ़ी थी ना, अमाउंट ऑफ प्रीमियम। इट रेफर्स टू द अमाउंट पेड क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर। इंश्योरर कंपनी को जो इंश्योर्ड क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली पे करे फॉर गेटिंग कंपनसेशन एट द टाइम ऑफ लॉस। याद रखिएगा प्रीमियम क्या चीज है, इट रेफर्स टू द अमाउंट पेड क्वार्टरली, हाफ ईयरली, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर बाय द इंश्योर्ड। अब इंश्योर्ड कौन हो गया, जिनको लॉस का, जो लॉस हुआ है उसका कंपनसेशन मिलने वाला हो, तो वो ऐसा अमाउंट जो पे कर रहा होगा क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर, इंश्योरेंस कंपनी को फॉर गेटिंग कंपनसेशन, ताकि उनको कंपनसेशन मिल जाए। ठीक है बेटा, एट द टाइम ऑफ लॉस, अगर कोई भी कंपनी को लॉस हुआ इन फ्यूचर और उसने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा है तो उसको कुछ पेमेंट पे करनी पड़ेगी इंश्योरेंस की। तो इंश्योरेंस क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, और जिसको कंपनसेशन, जो भी लॉस हुआ है उसका उसे कंपनसेशन मिल जाएगा। तो इंश्योरर आई होप आपको समझ गए होंगे, इंश्योरेंस कंपनी होगी जो प्रोवाइड करेगी कंपनसेशन टू द लॉस ऑफ इंश्योर्ड। इंश्योर्ड एक ऐसा पर्सन और इंडिविजुअल जिसका लॉस हुआ है, जिसको कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है बेटा, अब आ जाइए, ये क्या है, इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में, इंश्योरर और इंश्योर्ड। इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योर्ड जिसको पैसा मिलेगा, जो लॉस हुआ है, कंपनसेशन मिलेगा। इन विच इंश्योरर एग्रीज टू मेक गुड्स द लॉस ऑफ इंश्योर्ड ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इन कंसिडरेशन ऑफ अ रेगुलर पेमेंट कॉल्ड प्रीमियम। अब बेटा क्या चीज होगा, रेगुलर पेमेंट क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो या ईयरली हो, जो इंश्योर्ड पर्सन होगा वो पे करेगा इंश्योरेंस कंपनी को। अगर उसे इन फ्यूचर कोई लॉस होता है तो क्या चीज होगा, उस लॉस का कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी उसको प्रोवाइड कर देगी। इंश्योरेंस बेसिकली क्यों कराया जाता है बेटा, इंश्योरेंस अपने आप को रिस्क से बचाने के लिए इंश्योरेंस कराया जाता है। इंश्योरेंस फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। जैसे लाइफ इंश्योरेंस क्यों करा जाता है, आपको पता है लाइफ मिस हैपनिंग कभी भी हो सकती है। सपोज करो किसी की डेथ हो गई, तो अगर डेथ हो गई और लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा हो उस पर्सन का, तो उसकी फैमिली को पैसा मिल जाएगा बाय दी इंश्योरेंस कंपनी, जितने का भी उसने करा रखा होगा। उसकी कोई पेमेंट क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली वो इंश्योरेंस कंपनी को पे करता होगा, चाहे वो फायर इंश्योरेंस हो, चाहे वो मरीन इंश्योरेंस हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो दिस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज इन रिटन होता है, जो क्या कहलाई जाती है, इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी एक एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट होता है जो रिटन फॉर्म में होता है। ठीक है, जिसमें इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों इन्वॉल्व होंगे। इंश्योरर कौन होगा, इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योर्ड अगर उसका लॉस हो गया कुछ तो ठीक है, उसको कंपनी क्या करेगी, कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी। आगे देखिए बेटे, आगे है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस क्या होगे, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। देखिए बेटा, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या चीज है, इसके अंदर इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में फेथ होना चाहिए। अब इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योर्ड जाके बता देगा क्या क्या लॉस हुआ है, ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी उसका कंपनसेशन, उसका जो भी लॉस हुआ है उसका पैसा उसको प्रोवाइड करवा देगी। लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ भी छुपा नहीं होना चाहिए, फेथ होना चाहिए आपस में एक दूसरे के ऊपर कि इंश्योरेंस कंपनी भी उसको पैसा प्रोवाइड करे और जो उसका नुकसान हो वो सही सही उसको बता दे इंश्योरेंस कंपनी को। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन फेथ। फेथ मतलब विश्वास पे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट टू द ईच अदर। जितना भी नुकसान हुआ है, जो भी फैक्ट है, एक दूसरे को बता दिया जाएगा। बोथ द पार्टीज शुड नॉट हाइड एनी फैक्ट रिलेटेड टू इंश्योरेंस पॉलिसी। दोनों पार्टीज यानी इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड, दोनों ही पार्टीज, याद रखना, इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों पार्टीज कुछ भी फैक्ट हाइड नहीं करेंगे, सब चीज सच्चाई सही सही बता देंगे रिलेटेड टू इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम ईच अदर। इफ द इंश्योर्ड हाइड्स एनी मटेरियल फैक्ट, अगर इंश्योर्ड ने कोई भी मटेरियल फैक्ट हाइड करा, ज्यादा का बताने की कोशिश करी कि इतने का नुकसान हो गया उतने का नहीं है, फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, एंड लेटर ऑन द इंश्योरर comes to know about it, then he can refuse to pay compensation। तो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन देने से मना कर देगी, याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, इफ पर्सन हैज टेकन अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय हाइडिंग द फैक्ट दैट ही इज अ हार्ट पेशेंट। अब किसी पर्सन को, एग्जाम्पल याद रखना,
किसी पर्सन को हार्ट प्रॉब्लम है बेटा और उसने इंश्योरेंस कंपनी से क्या कर दिया, छुपा दिया, तो इसमें क्या होगा, लेटर ऑन इफ ही इज इंश्योर्ड डाइड, अगर इंश्योर्ड डाई हो गया, मर गया, तो उसमें क्या होगा, ऑफ अ हार्ट अटैक, देन द इंश्योरेंस कंपनी कैन रिफ्यूज टू पे दी कंपनसेशन, तो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन पे नहीं करेगी बिकॉज अ मटेरियल फैक्ट वाज हाइडन बाय द इंश्योर्ड। याद रखना, क्योंकि मटेरियल फैक्ट इंश्योरेंस कंपनी से छुपाया गया था अगर उसको हार्ट प्रॉब्लम थी। ठीक है बेटा, तो ये कह रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, यानी गुड फेथ पे क्या चीज होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है जो विश्वास पे होता है, जिसमें इंश्योर्ड और इंश्योरर को सारे मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज कर देने चाहिए इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर्ड को। ठीक है बेटा, हाँ, और जितनी भी पॉलिसी के रिगार्डिंग जो भी बात है कि इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योर्ड को बता देनी चाहिए, कोई भी मटेरियल फैक्ट, कोई भी चीज हाइड नहीं करने चाहिए। जैसे एग्जांपल दे दिया, अगर पर्सन को हार्ट की प्रॉब्लम है और उसने छुपा दिया इंश्योरेंस कंपनी से और लेटर ऑन उसके डाई, मर जाता है वो, तो उसके बाद क्या चीज होगा, याद रखिएगा, जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो कंपनसेशन देने से मना कर देगी बिकॉज अ मटेरियल फैक्ट वाज हिडन बाय द इंश्योर्ड। ठीक है बेटा, चलिए इंश्योरेंस कंपनी से छुपाया गया। अब है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट में क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन insurable interest in the subject matter of insurance policy. According to this principle, insured must have insurable interest in the subject matter of insurance policy. अब उसका इंटरेस्ट होना चाहिए इंश्योरेंस पॉलिसी में। विदाउट इंटरेस्ट टेकिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ गैम्बल एंड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। बेटा देखिए, जब कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है ना, तो उसका इंटरेस्ट होना चाहिए उस इंश्योरेंस पॉलिसी में। अगर इंश्योरेंस पॉलिसी में इंटरेस्ट नहीं और उसको ऐसे ले लिया तो वो गैम्बल, ठीक है, और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होता है, फ्रॉड करा हुआ होता है, and law does not permit it. In case of life insurance, the insurable interest come with the relation of insured with the person taking insurance policy. अब देखिए, सपोज करो लाइफ का तो कुछ पता नहीं है, किसी ने लाइफ इंश्योरेंस लिया है, तो जो इंश्योरेंस लेगा उसका इंटरेस्ट पूरा होना चाहिए इंश्योरेंस पॉलिसी में। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अ पर्सन कैन टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज स्पाउस और फॉर हिज और हर चिल्ड्रन। अब देखिए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किसी पर्सन ने अगर ली है, या तो वो अपने बच्चे के लिए लेगी, ठीक है, फॉर हिज स्पाउस, और अपने चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, वाइफ के लिए, चिल्ड्रंस के लिए। ही और शी कैन नॉट टेक इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर अ स्ट्रेंजर। अब इंश्योरेंस पॉलिसी किसी स्ट्रेंजर के लिए नहीं लेगा, अपने ब्लड के लिए तो लेगा। इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस द इंश्योर्ड मस्ट सफर अ फाइनेंशियल लॉस इफ द सब्जेक्ट मैटर इज डैमेज टू प्रूव द इंटरेस्ट, और ही मस्ट be the owner of the subject matter। अगर कोई पर्सन आया है इन केस ऑफ द फायर इंश्योरेंस, ठीक है, फायर इंश्योरेंस लेने के लिए, इंश्योर्ड मस्ट सफर अ फाइनेंशियल लॉस, तो इंश्योर्ड का क्या होना चाहिए, लॉस होना चाहिए, विच इज डैमेज टू प्रूव द इंटरेस्ट, तो जो भी डैमेज हुआ है वो प्रूव कर दे उसे, और ही मस्ट बी द ओनर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, उसका ओनर होना बहुत जरूरी है। ये नहीं है किसी और के शोरूम में आग लग गई फायर से और पहुंच गए आप इंश्योरेंस लेने के लिए, तो ये बात बोल रहे हैं कि जो भी इंश्योरेंस करवाएगा उसका इंटरेस्ट उस इंश्योरेंस पॉलिसी में होना चाहिए। ठीक है, अगर पर्सन कोई इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेगा तो अपने स्पाउस के लिए लेगा या फिर अपने चिल्ड्रंस के लिए लेगा, वो कोई इंश्योरेंस पॉलिसी किसी स्ट्रेंजर के लिए नहीं लेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट उसका इंश्योरेंस पॉलिसी में होना चाहिए। ठीक है, तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो अगर विदाउट इंटरेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो वो एक गैम्बल और फ्रॉडुलेंट ही होगा। ठीक है, एंड लॉ डज नॉट परमिट इट। चलिए देखिए, नेक्स्ट है बेटा आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी क्या होता है, जितना भी लॉस हुआ है उसी के पैसे देना, कोई एक्स्ट्रा पैसा इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक बात बताती हूँ, सपोज करो आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है, फायर इंश्योरेंस करवाया हुआ है 2 लाख रुपए का अपनी कंपनी के लिए, और वहां पर फायर की वजह से डैमेज हो गया 1 लाख रुपीज का, तो कंपनी आपको 1 लाख रुपए का ही इंश्योरेंस देगी, 2 लाख का नहीं देगी। जितना आपका नुकसान हुआ है, जितना डैमेज हुआ है, उसी का पेमेंट करना। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। इंश्योरेंस कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिसमें हम प्रॉफिट कमाएंगे। द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस इज टू ब्रिंग बैक द इंश्योर्ड इन द सेम फाइनेंशियल पोजीशन। जैसे कि पहले फाइनेंशियल पोजीशन पे था, इसका काम क्या है, इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योर्ड पर्सन है, ठीक है, जो कंपनी जिसका डैमेज हुआ है उसी पोजीशन पे ला देना जो वो पहले ठीक थी। ठीक है, जो भी कंपनसेशन, जो भी लॉस हुआ है उसका उसे कंपनसेशन दे देना एज he was before the loss. For example, if a person insured his factory for 2 lakh against the fire, 2 लाख रुपए का उसने क्या चीज करवाया है, इंश्योर करवाया हुआ है, ठीक है, अगेंस्ट द फायर, फायर इंश्योरेंस लिया हुआ है। ड्यू टू फायर ही सफर्ड अ लॉस ऑफ ₹1 लाख। अब 1 लाख का बेटा नुकसान हो गया फायर से। Then the insurance company will compensate him
1 लाख ओनली, नॉट द पॉलिसी अमाउंट दैट इज 2 लाख रुपीज, क्योंकि इसका मेन मोटिव कोई प्रॉफिट कमाना नहीं है। जितना नुकसान हुआ है उतना ही इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी, बिकॉज द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस इज टू कंपनसेट फॉर लॉस एंड नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट। सिर्फ पर्पस यही है इंश्योरेंस कंपनी का कि कंपनसेट करे लॉस का, नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट। याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब है जितना लॉस हुआ है उतना ही पैसा इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी इंश्योर्ड को, उसका फालतू नहीं देगी, क्योंकि इसका मेन मोटिव इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। चले हम नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन में क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ अ पर्सन हैज टेकन मोर देन 1 इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द सेम सब्जेक्ट। अब बेटा बहुत ध्यान से सुन लीजिए, अगर प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन में एक पर्सन ने सपोज करो फायर इंश्योरेंस करवाया हुआ है, ठीक है, अब वो करवाया हुआ है 3 अलग अलग कंपनी से, और सपोज करो फायर की वजह से उसके कंपनी के अंदर नुकसान हो गया है 2 लाख रुपीस का, या सपोज करो 1.5 लाख रुपए का, ठीक है, 1.5 लाख का नुकसान हो गया है। तो तीनों कंपनी 50,000 50,000 50,000, तीनों कंपनी 1.5 लाख रुपए का नुकसान कंपनसेट करेगी, रादर देन ऐसा नहीं है कि 1.5 लाख एक कंपनी से ले लिया, 1.5 लाख दूसरी कंपनी से ले लिया, 1.5 लाख तीसरी कंपनी से ले लिया, तो 4.5 लाख रुपए हो जाएंगे, तो प्रॉफिट मेकिंग हो जाएगा। ये तो जितना नुकसान हुआ उससे उसको ट्रिपल मिल जाएगा पैसा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने इंश्योरेंस 3 या 3 से ज्यादा कंपनी से भी करवा रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर कंपनी आपको उतना उतना पैसा देगी। हर कंपनी जितना नुकसान हुआ है क्या कर देगी, उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पैसा, जिसको हम कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ अ पर्सन हैज टेकन मोर देन 1 इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द सेम सब्जेक्ट मैटर, देन ऑल द इंश्योरर विल कंट्रीब्यूट। इंश्योरर क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अमाउंट ऑफ लॉस जो हुआ है उसको कंट्रीब्यूट कर देंगे एंड कंपनसेट हिम फॉर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस, कंपनसेट कर देगी एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस। सेपरेटली ही कैन नॉट क्लेम टोटल लॉस फ्रॉम ईच इंश्योरर, सेपरेटली वो क्लेम नहीं कर सकते, ही कैन नॉट क्लेम टोटल लॉस हर एक इंश्योरर से, हर इंश्योरेंस कंपनी से वो पैसे नहीं ले सकते, आपको बताया जो मैंने अभी। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन गेट, ध्यान से देखिएगा, इफ अ पर्सन गेट्स हिज हाउस इंश्योर्ड अगेंस्ट द फायर फॉर एंड 1 लाख विद इंश्योरर ए एंड फॉर 50,000 विद इंश्योरर बी, 1 लाख किससे करा, इंश्योरर ए से, 50,000 इंश्योरर बी से, अ लॉस ऑफ 75,000 अकर्ड, अब 75,000 75,000 का लॉस हो गया, देन ए इज लाइबल टू पे 50,000 और बी कितना दे देगा 25,000, क्योंकि दोनों का अमाउंट मिला के नुकसान कितने का हुआ है 75,000। ये लॉस बियर होगा, ये नहीं है कि 75 एक कंपनी से ले लिए 75 दूसरी कंपनी से ले लिए, ऐसा नहीं होगा, दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे। इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज करा हुआ है बच्चा बहुत ध्यान से देखना, ये कोई नहीं बताएगा आपको, ध्यान से सुनना। द फॉर्मूला यूज टू डिटरमाइन द कंपनसेशन अमाउंट इज सम एश्योर्ड विद अ पर्टिकुलर इंश्योरर एक्स एक्चुअल लॉस टोटल सम एश्योर्ड। जैसे पहला क्या है, कंपनसेशन फ्रॉम ए से क्या मिलेगा 1 लाख, ठीक है बेटा 1 लाख, और फिर उसके बाद कितना इंश्योरेंस करवा रखा था, ए से करा रखा था 1 लाख, बी से कितने का 50,000, टोटल कितने का हुआ 1,50,000 इंटू कितने का नुकसान हुआ लॉस, ठीक है। यहाँ पे हम लॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लॉस है हमारा, ये टोटल है हमारा, ठीक है, और ये हमारा, ये कौन सी कंपनी है आपकी, ये इंश्योरर ए है, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली कंपनी कितना देगी 50,000, ये आपका क्या है इंश्योरर बी टोटल, और ये क्या हो जाएगा लॉस, तो एक दूसरी कंपनी कितने देगी 25,000। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये इंश्योरर ए कितने का कराया था 1 लाख का, और टोटल कितने का है दोनों कंपनी से करा के 1.5 लाख का, और कितने का नुकसान हुआ है 75,000 का 50,000 आ जाएगा, ठीक है बेटे। अब है कंपनसेशन फ्रॉम बी से कितना मिलेगा, बी कंपनी से कितने का कराया था 50,000 का इंश्योरेंस, दोनों को मिला के कितने का था 1,50,000 इंटू 75,000 कितना आ गया 25,000, तो दोनों का अमाउंट उसको कंपनसेट कर दिया जाएगा, दोनों ही कंपनी करेगी ए और बी कंपनी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। अब सबरोगेशन क्या होता है बहुत ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, आफ्टर पेइंग द कंपनसेशन द इंश्योरर स्टेप इनटू द शूज ऑफ इंश्योर्ड, ठीक है, इंश्योरर को क्या मिल जाएगा, इंश्योरर क्या करेगा, इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कर देगी पैसा किसको, जितना भी लॉस हुआ है इंश्योर्ड को। इन अदर वर्ड्स, व्हेन द इंश्योर्ड इज कंपनसेटेड फॉर द लॉस और डैमेज टू द प्रॉपर्टी, अब क्या होता है इंश्योर्ड को कंपनसेशन प्रोवाइड कर दिया, जो भी लॉस हुआ है उसका डैमेज हुआ है उसकी प्रॉपर्टी को बाय हर और हिम, द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टीज पासेज ऑन टू द इंश्योरर,
ठीक है बेटा, अब एक बात ध्यान से सुन लीजिए, मैं एक बात बता रही हूँ। सपोज करो आप, कोई भी पर्सन है गाड़ी से जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका आगे का बोनट टूट गया। अब क्या चीज हुआ, उसने क्या चीज करा, वो जाके गया शोरूम पे, उसने कहा भाई मैंने इंश्योरेंस करवाया हुआ है, इसका बोनट चेंज कर दो। अब बोनट चेंज करवाया, ठीक है बेटा, अब आपको कार शोरूम ने बोनट चेंज करके दे दिया, तो आपका हक वो पुराने वाले बोनट पे बिल्कुल नहीं है। आप ये मत सोचना कि वो बोनट बेच के मैं उससे पैसे कमा लूं, वो बोनट आपका नहीं है, अब वो कंपनी का है, ओनर वो कहलाया जाएगा उसका। ठीक है, जो न्यू वाला बोनट आपको इंश्योरेंस कंपनी ने लगा के दे दिया वो आपका है, जो पुराने वाला है उसका ओनर कौन है, इंश्योरेंस कंपनी, वो चाहे उसका कुछ भी करें, याद रखिएगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, जितना लॉस हुआ है उतना उसने भरपाई कर दी, किसने, इंश्योरेंस कंपनी ने। ये क्या कहलाया जाता है, इट इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, जितना लॉस हुआ है कंपनी ने उतना कंपनसेशन दे दिया है, पुराना बोनट पे आपका कोई हक नहीं है। ठीक है, बिकॉज वंस द कंपनसेशन इज गिवन, लेटर इफ द इंश्योर्ड रियलाइज some money by sale of damaged property that will bring profit for him, and insurance is not contract of making profit। इंश्योरेंस कंपनी कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती कि जिससे वो इंश्योर्ड को कहे कि आप प्रॉफिट कमाइए। जो मैंने आपको बताया, डैमेज हो गया, ठीक है, नया जब कंपनी ने प्रोवाइड कर दिया, डैमेज वाले पे आपका कोई हक नहीं है। अगर आप सोचे डैमेज हुई भी चीज बेच के मैं प्रॉफिट कमा लूं, तो ये आपका भ्रम है। ठीक है, क्योंकि क्या चीज है, पहले ही पॉलिसी में बता दिया जाएगा, इंश्योरेंस इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉफिट। देखिए, इफ अ पर्सन हैज टेकन फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज फैक्ट्री, एग्जांपल है, ड्यू टू द फायर ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 1 लाख रुपीज, ही गेट्स द कंपनसेशन फॉर द सेम, उसको कंपनसेशन 1 लाख का ही मिलेगा। ठीक है, लेटर ऑन हाफ बर्न्ड गुड्स वर सोल्ड फॉर 10,000, जो हाफ बर्न्ड गुड थे 10,000 के बिक गए बेटा, देन दिस 10,000 विल बी केप्ट बाय इंश्योरेंस कंपनी। अब इंश्योरेंस कंपनी उसको रखेगी, आपका कोई हक नहीं है। 1 लाख का आपका नुकसान हुआ, कंपनसेशन आपको कंपनी ने दे दिया है, एंड नॉट बाय द इंश्योर्ड, इंश्योर्ड नहीं रखेगा उन पैसों को, बिकॉज इंश्योर्ड हैज ऑलरेडी गॉट फुल कंपनसेशन फॉर द लॉस। इंश्योर्ड को फुल कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी ने प्रोवाइड कर दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, बहुत मजेदार टॉपिक भी है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, और ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा बेटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। अब ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द कॉज और रीजन फॉर द लॉस मस्ट बी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कॉज और रीजन फॉर द लॉस मस्ट बी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर। जो इंश्योरेंस, जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे होंगे, इंश्योरेंस करा रहे होंगे, उसके कॉन्ट्रैक्ट में जो होगा वही आपको पैसा मिलेगा। कॉज और रीजन भी फॉर द लॉस भी मस्ट बी रिलेटेड किससे होना चाहिए, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ये नहीं है कुछ और आपका लॉस हुआ है और पहुंच गए आप इंश्योरेंस लेने के लिए, लॉस किसी और वजह से हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल फायर इंश्योरेंस लिया हुआ है और नुकसान किसी और चीज की वजह से हुआ है, तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, इफ लॉस इज ड्यू टू सम अदर कॉज देन द इंश्योरर कैन डिनाई टू पे द कंपनसेशन। याद रखिएगा, इंश्योरेंस कंपनी मना कर देगी कंपनसेशन प्रोवाइड करने से। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन हैज टेकन मैराइन इंश्योरेंस, ठीक है बेटा, मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर सेंडिंग द वीट बैग्स। अब ध्यान, मरीन, देखिए मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है, मरीन याद रखिएगा क्या होगा, पानी के जहाज, शिप वगैरह। अब इस पे आपने क्या करा, फॉर सेंडिंग द वीट बैग्स एंड ऑन द वे इफ अ रैट स्पॉइल द वीट, अगर रैट ने, चूहों ने वीट को स्पॉइल कर दिया, देन नो कंपनसेशन विल बी गिवन, कोई कंपनसेशन कंपनी नहीं प्रोवाइड करेगी, बिकॉज अंडर मरीन इंश्योरेंस द कॉज ऑफ लॉस शुड बी सी पिरिल्स एंड नॉट दी रैट। रैट नहीं होना चाहिए कि शिप में कोई दिक्कत आ जाए, ठीक है बेटा, और पानी की वजह से डूब जाए सारा का सारा वीट, तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी जो भी लॉस हुआ है उसका कंपनसेशन का। लेकिन अगर रैट स्पॉइल कर रहा है तो ये इंश्योरेंस कंपनी की कोई हेडेक नहीं होगी, वो पहले ही पॉलिसी में लिखा हुआ आपको बता दिया जाएगा, उसका आपको कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा का मतलब ये चीज है, जो लॉस हुआ है, जो आपने इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, अगर उसका आपका लॉस हुआ है तो कंपनसेशन जरूर इंश्योरेंस कंपनी देगी। अगर लॉस किसी और वजह से हुआ है, कभी भी कंपनी आपको कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं करेगी, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, अगर इंश्योरेंस कंपनी से आपने जो भी इंश्योरेंस करवाया हुआ है, चाहे वो फायर का हो, मरीनो लाइफ इंश्योरेंस, तो इसके अंदर आने का नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हम बंदा थोड़ा ना वापस लेके आ सकते हैं, कोई भी पर्सन वापस नहीं लेके आ सकते हैं। तो सपोज करो आपने फायर या मरीन का कराया हुआ है, तो इसके अंदर क्या चीज है, अगर लॉस फायर की वजह से हुआ है
या पानी की वजह से हुआ है, डूब गया सामान या कुछ, तो इस वजह से कंपनी आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी। लॉस किसी और वजह से हुआ, जैसे रैट ने स्पॉइल कर दिया, ठीक है, फायर की जगह कुछ और हुआ है, उस वजह से चोरी हो गया, ठीक है, तो उसका आपको कोई इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। चलिए आगे, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, ध्यान से देखिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड मस्ट टेक केयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी, इंश्योर्ड को अपनी प्रॉपर्टी की टेक केयर करनी है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इज द इन द सेम वे एज ही वुड टेक केयर वुड विदाउट टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी। कई बार क्या चीज होता है बेटा, ये बात बोल रहे हैं, देखिए इंश्योरेंस अगर आपने करवाया हुआ भी है, आपको सेम वे, कई लोग कैसे सोचते हैं कि अरे मैंने तो इंश्योरेंस करवाया हुआ है, टूट गया, ठीक है इंश्योरेंस कंपनी से ले लेंगे। कई बार हम मोबाइल फोन लेते हैं, उसका इंश्योरेंस करवा देते हैं, ठीक है टूट गया, कंपनी से ले लेंगे। तो ये बात बोल रहे हैं, जब तक आपने इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली है, आप वैसे अपने सामान को रखते हैं, आप अपने वैसे गुड्स को रखते हैं, वैसे ही इंश्योरेंस लेने के बाद भी रखना चाहिए। द इंश्योर्ड शुड नॉट बिकम केयरलेस ऑफ हिज प्रॉपर्टी आफ्टर टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी, यही बताना चाह रहे हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद अपनी प्रॉपर्टी में केयरलेसनेस नहीं दिखाना चाहिए। इट इज द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड टू मेक अ रीजनेबल एफर्ट, ठीक है, रीजनेबल एफर्ट लगानी चाहिए, एंड टेक ऑल द अवेलेबल प्रिकॉशन टू सेव द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा, इंश्योर्ड प्रॉपर्टी जो है अच्छे से रखनी चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, आई होप आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा, ठीक है बेटा। अब है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस को हम कर लेंगे बेटा जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये वाली वीडियो मैंने थोड़ी छोटी बनाई है ताकि आप जल्दी से समझ लें और अच्छे से इसको पढ़ लें। टिल देन इस वीडियो को अच्छे से करना, अच्छे से पढ़ना, आपको पहले आप समझना एंड देन इसको लर्न करना, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। थैंक यू सो मच।